आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल को अपना घर जैसा मानते हैं। हिमाचल के साथ उनका स्नेह, उनका प्रेम सदैव इस कदर रहा है। जब भी हिमाचल प्रदेश में उनका आना होता है वो इस बात का जिक्र करते हैं, जब भी मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। ये भाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मुख से जब निकलते हैं तो हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता स्वाभाविक रूप से उनके इन शब्दों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा भावुक भी होती है और अपनापन भी महसूस करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग और प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हमने काम करने की कोशिश की है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, 50 वर्ष के सफर में कई आयाम ऐसे आए जहां हिमाचल प्रदेश ने बहुत कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ करके अपना विकास का मार्ग कभी भी रुकने नहीं दिया। और मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी कठिनाई हमारे हिमाचल प्रदेश में इस बात की रही कि कनेक्टिविटी, सड़कें, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से हमारा प्रदेश कठिन है और सड़कों का गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था। और मुझे याद है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जब पूर्ण राज्यत्व का ये अवसर प्राप्त होने के बाद जब उनसे प्राथमिकताओं का जिक्र पूछा गया केंद्र द्वारा उस वक्त, तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर मुझे हिमाचल प्रदेश में विकास करना है तो मैं 3 नहीं 1 ही बात कहूंगा, सड़क, सड़क और सड़क। ये 3 शब्दों का जिक्र उन्होंने किया था विशेष तौर से। और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश कनेक्टिविटी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने इन 4 वर्षों में 3108 किलोमीटर नई सड़कें हिमाचल प्रदेश में बनाई, 321 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, 240 पुलों का निर्माण किया गया और 5400 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई, जो आज तक की किसी भी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्षों में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ये सड़कें बनी हैं, सड़कें पक्की हुई हैं, पुलों का निर्माण हुआ है। मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा कि हमने हिमाचल प्रदेश में जहां कोविड के संकट के क्षण में नए भवन बनाने की आवश्यकता थी, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की आवश्यकता थी, उसमें हमने बेहतरीन ढंग से काम किया। और उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 108 स्वास्थ्य संस्थान खोले या हमने स्तरोन्नत किया। यह भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा, उस दृष्टि से हमने एक्सपेंशन भी की और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन भी किया। जहां भवन बनने चाहिए थे वहां पर भवन, जहां सुविधाओं को और बढ़ाने की जरूरत थी हॉस्पिटल में, उसको भी हमने बढ़ाया। मैं कुछ बातों को, आंकड़ों को लेकर के यहां जिक्र करना चाहूंगा। 50 वर्ष पहले जब पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 10 थी। आज हमारे जिलों की संख्या बढ़कर के 12 है। और उसमें आगे बढ़कर के अगर हम सब डिवीजन की बात करते हैं, एसडीएम के ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त 1971 में ये संख्या 34 थी। आज 50 वर्षों के पश्चात हिमाचल प्रदेश में 78 सब डिवीजन जो है एसडीएम के कार्यालय काम कर रहे हैं। और इसमें यह भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, वर्तमान में हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 10 नए सब डिवीजन खोलने का भी कीर्तिमान स्थापित किया। और ये मैं समझ सकता हूं कि शायद संभवतः
किसी भी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। इसी तरह से मैं आगे बढ़कर के अगर बात कहूं, तहसील और उप तहसील का मैं जिक्र करूं, 53 तहसील और सब तहसील जो है 1971 में थी, आज इनकी संख्या तहसील और सब तहसील की बढ़ करके 182 हो गई है। अगर नगर निगम की अगर हम बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में 1971 में एक नगर निगम थी शिमला की, और उसके पश्चात आज हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगमें हैं, जिसमें 3 नगर निगम हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इस 4 वर्ष के कार्यकाल में बनाई है। अगर ग्राम पंचायतों की अगर बात कहें, 1971 में 2062 ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में थी, और आज वो बढ़ करके 3615 हो गई। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने लगभग एक साल पहले पंचायत के चुनाव होने से पहले हिमाचल प्रदेश में, जहां 15 वर्षों से पंचायतों का गठन नहीं हो पा रहा था, एक भी पंचायत पिछले 15 वर्षों में नहीं खुली थी, नहीं बनी थी, हमने 412 नई पंचायतें हिमाचल प्रदेश में बनाई। और ये भी हिमाचल के इतिहास में 4 वर्षों में सबसे ज्यादा पंचायतें बनाने का जो श्रेय है, ये वर्तमान में हमारी सरकार को जाता है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। अगर उस तरह से हम 1971 में आबाद गांव की अगर हम का जिक्र करें, 16,916 गांव थे जहां लोग रहते थे, और आज गांव की संख्या 20,690 हो गई। अगर 1971 में अगर हम साक्षरता दर की अगर हम बात कहें, तो साक्षरता दर उस वक्त 1971 में 31.96% थी, और आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80% है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, केरल के बाद आज पूरे देश भर में साक्षरता दर में हिमाचल दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि अगर ये आंकड़ा पुराने वक्त का छोड़ करके अगर आज का ताजा आंकड़ा हम लें, हिमाचल दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता है, पहले स्थान पर पूरे देश भर में साक्षरता दर में हो। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति अगर आय की अगर हम बात कहें, 1971 में प्रति व्यक्ति आय जो है हिमाचल प्रदेश में 651 रुपए थी, और आज ये बढ़ करके 1,83,286 रुपए है। बहुत प्रगति हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में की है, और आय हर व्यक्ति की बढ़ी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अगर हम जीडीपी की अगर बात कहें, तो जीडीपी की अगर बात कहें तो 1971 में 50 वर्ष पहले 223 करोड़ रुपए थी, और आज हिमाचल प्रदेश की जीडीपी 1,56,533 रुपए है। बहुत तेजी से हिमाचल इसमें भी हम आगे बढ़े हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं की अगर हम बात कहें, 1971 में हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थाओं की अगर संख्या का हम जिक्र करें, वो 587 थी, 587 थी, और आज वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या 4,320 पहुंची है। और उसी तरह से अगर पशु औषधालय की अगर हम बात करें, 50 वर्ष पहले 275 थी ये संख्या, और अब बढ़ करके 2,293 ये पहुंची है। विद्युतकरण की अगर हम बात कहें, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 2,944 गांवों को उस वक्त बिजली उपलब्ध थी, और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने 100% बिजली हर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत पहले इस आंकड़े को पूरा कर लिया है। आज 100% घर में जो है बिजली की सप्लाई हिमाचल प्रदेश में है। सड़कों की अगर लंबाई की अगर हम बात कहें,
सड़कों की लंबाई की अगर बात कहें तो 10,617 किलोमीटर 1971 में थी, और अब जो हमारे हिमाचल प्रदेश में ये सड़कों की लंबाई लगभग 38,000 किलोमीटर पहुंच गई है। यानी कि बहुत बड़ा रोड नेटवर्क हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है। पुलों की अगर बात कहें, 231 पुल 1971 तक हिमाचल प्रदेश में थे, और आज हिमाचल प्रदेश में 2,192 पुल हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं। शिक्षण संस्थाओं की अगर हम बात करें तो 4,693 4,693 1971 में थे, और आज 16,067 शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में हैं। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात कहें 9.40 लाख मीट्रिक टन 1971 में हुआ करता था, और आज ये बढ़ करके 16,074 लाख मीट्रिक टन है। फल उत्पादन की अगर हम बात कहें 1.78 लाख मीट्रिक टन 1971 में हुआ करता था, और आज ये बढ़ करके 4.82 लाख मीट्रिक टन हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और डॉक्टर परमार ने 1965 में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर प्रस्ताव लाते हुए कहा था, अगर हम सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात कहें तो इन्होंने कहा था, हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था ऐसी नहीं कि लोग खूब पैसा बचा सकें। उन्होंने कहा था यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बूढ़ों की मदद का इंतजाम करे। यानी कि उन्होंने 1965 में जब पेंशन का प्रस्ताव लाया था विधानसभा में अपने कैबिनेट में, और उस वक्त उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था, क्योंकि उनको भी उस वक्त लगा कि आखिरकार बुढ़ापा हर आदमी की जिंदगी में आता है, और बुढ़ापे में सबसे कठिन दौर आदमी का वो होता है, और ऐसी परिस्थिति में उसकी मदद करने के लिए हमको आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। इसलिए ओल्ड एज पेंशन की शुरुआत की थी। हम भी इसी बात से महसूस करते हैं, इसलिए सरकार बनने के पश्चात हमने हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय हमारी कैबिनेट का यह रहा कि हम पूर्व सरकार की तरह राजनीतिक निर्णय नहीं लेंगे, प्रतिशोध की भावना से कोई निर्णय नहीं लेंगे। हमने कहा आज का ये अवसर है जहां हमको एक निर्णय लेना चाहिए। जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, इस दुनिया को समझा है, वो आज घर के कोने का हिस्सा बनकर के रह गया, और ऐसी परिस्थिति में उनकी मदद करने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में जब भी हम कार्यक्रमों में जाते थे, बुजुर्ग आदमी खड़ा हो करके भीड़ का हिस्सा बन करके एक हाथ में लाठी का सहारा लेकर के एक हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के हमसे आग्रह करता था कि मुझे बुढ़ापा पेंशन लगा दी जाए, और मन बहुत विचलित भी होता था। लेकिन अवसर ऐसा प्राप्त होने के पश्चात मैंने ये तय किया कि हमारी कैबिनेट का पहला निर्णय सरकार बनने के पश्चात उन बुजुर्गों के लिए समर्पित होना चाहिए जिनकी वजह से हम इस दुनिया को देख रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय किया कि 70 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, आय सीमा में छूट देते हुए उनके सबके लिए पेंशन का हमने प्रावधान एक साथ किया। ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और मुझे इस बात को लेकर के भी बहुत बड़ा संतोष है। बहुत सारे बुजुर्गों का अपने हाथ का लिखा हुआ पत्र भी हमको प्राप्त हुए, जिन्होंने अपनी भावनाओं का जिक्र किया। घर में सब हैं, घर भरा पूरा है, लेकिन उसके बावजूद बेटे का फर्ज आप निभा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ऐसा बुजुर्गों ने अपने हाथों से लिखे हुए पत्र भी भेजे। हमने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में अगर मैं
आबादी का हिस्से का जिक्र करूं, आबादी का 50% हिस्सा महिलाओं का लगभग है और हिमाचल प्रदेश में तो लगभग पूरा है। 50% हिस्सा हमारी आबादी का, कुल आबादी के, उसमें महिलाएं आती हैं। महिलाओं का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उस योगदान को और मजबूत करने की आज की तारीख में हम जरूरत महसूस करते हैं। और ऐसे में हमने महसूस किया कि महिलाएं, माताएं, हमारी बहनें हमारी बहुत संघर्ष करती है, बहुत मेहनत करती है, हर तरह की जिम्मेदारी घर की, बाहर की उनके ऊपर रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में उन पर हमको विचार करना चाहिए और हमने हिमाचल प्रदेश में ये तय किया पिछले बजट में, और उस बजट में हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में महिलाएं 65 साल की ऊपर की जितनी भी हैं उनके लिए भी हमने पेंशन का आय सीमा में छूट देते हुए 1000 रुपये प्रति महीने का एक निर्णय किया, जिसकी मुझे प्रसन्नता है। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने हमेशा प्रयत्न किया है, जहां गरीब आदमी है उसकी मदद हम कैसे कर सकें, उसकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ कर के काम करने की हमने कोशिश की। उसी दृष्टि से हमने एक और निर्णय लिया, बीपीएल परिवार की जितनी भी हमारी बेटियां हैं, और जब बेटी अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है और दूसरे घर के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है, वो बेटी के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। और ऐसे में गरीब बेटी को मदद करने की दृष्टि से हमने एक कार्यक्रम, हमने एक योजना की शुरुआत की और उस योजना का नाम हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना रखा। और हमने उसके तहत तय किया, जिस भी बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी 31,000 रुपये हम सरकार की ओर से शगुन के रूप में उनको देंगे। ये हमने हिमाचल प्रदेश में एक बेहतरीन शुरुआत करने की कोशिश की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जहां पूरे देश के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, ताकि हमारी माताओं बहनों का स्वास्थ्य ठीक रहे, प्रदूषण से पर्यावरण जो है वो खराब ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए धुएं में खाना बना करके हमारी माताओं बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता था। ऐसे में उज्ज्वला योजना की शुरुआत उन्होंने की पूरे देश भर में, और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी 1,36,000 परिवारों को गैस का चूल्हा इस योजना के अंतर्गत मिला। लेकिन उसके साथ साथ में मैंने ये भी अनुभव किया कि एक वर्ग हमारा ऐसा भी रह गया जिसको गैस का चूल्हा नहीं मिल पाया। अपनी उसकी क्षमता नहीं थी, वो गरीब थे, पिछड़े थे, और इसलिए उनको मदद करनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारे मन में एक भाव आया कि हर घर में गैस का चूल्हा, गरीब आदमी हो चाहे कितना भी गरीब हो, उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार की एक योजना की शुरुआत की, जिस योजना का नाम हमने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना रखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में 3,23,000 गरीब परिवारों को गैस का चूल्हा मुफ्त में दिया। हर घर में आज गैस का चूल्हा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे भारत में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में सरकार सफल हुई है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, नए इनिशिएटिव्स हमने हमारी सरकार ने लेने की कोशिश की, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से हमने तय किया कि जनमंच ऐसा होना चाहिए हमारा कि जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान दफ्तर में नहीं, कार्यालय में नहीं, सरकारी कार्यालय के बजाय गांव में होना चाहिए। क्योंकि हमने इस बात को बहुत करीबी से देखा है, कई बार दफ्तरों में जाकर के काम नहीं हो पाते थे और बार बार इस तरह से एक छोटे से काम के लिए जाना आदमी को बहुत बड़ी परेशानी के दौर में से गुजरना पड़ता था। इसलिए हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से कोई योजना बनानी चाहिए, जिस योजना के अंतर्गत हमको ये तय करना चाहिए कि पूरी सरकार, पूरा प्रशासन गांव में जाए, वहीं लोगों की समस्या का समाधान मौके पर हो। इसलिए हमने जनमंच की शुरुआत की। यह अनूठा कार्यक्रम है, अलग तरह का कार्यक्रम है और संभवतः पूरे देश भर में अलग तरह का कार्यक्रम, जहां शिकायत करने वाले को खुला मंच दिया जाता है और खुले मंच पे वो आकर के अपनी शिकायत का जिक्र करता है
और हमारा मंत्री वहां पर मौके पर उपस्थित होकर के पूरे डिप्टी कमिश्नर, एसपी और सभी अधिकारियों के साथ उपस्थित होकर के उसकी समस्या को सुनते हैं और सुनते ही नहीं, समस्या का समाधान करने की दृष्टि से काम करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक 232 जनमंच जो है हिमाचल प्रदेश में जो आयोजित किए, 53,000 से ज्यादा उसमें इस तरह की शिकायतें आई, जिसमें 93% के लगभग मौके पर जिन शिकायतों का समाधान हुआ। ये एक इस तरह की एक योजना जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। और इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि गांव के लोगों को सुविधा मिले अपने गांव में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और इस जनमंच के माध्यम से हमने ये भी तय किया, गांव में चाहे किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है, किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी का बिजली का कनेक्शन लगना है, किसी का पानी का कनेक्शन लगना है, किसी का नकल ततीमा बनना है जमीन का, ये सारे के सारे काम मौके पर ही हमने वहां पर करने का निर्णय किया और इससे बहुत बड़ी राहत लोगों को हुई। लेकिन बीच में कोविड के कारण जनमंच का कार्यक्रम प्रभावित जरूर हुआ है। आने वाले समय में जैसे ही कोविड का दौर कम होता है, थमता है, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ करके इसमें भी काम करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ करके हमने एक और काम किया। टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है और टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारी चीजों को लेकर के हमको जीवन आदमी का सरल कैसे बनाया जा सकता है, उसमें काम करने का अवसर हमारे पास है। उस दृष्टि से हमने एक और योजना की शुरुआत की और उस योजना का नाम उस योजना को हम 1100 हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन के नाम से हम कहते हैं और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के नाम से इस काम को हमने शुरू किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब आदमी को जाने की आवश्यकता भी नहीं, फोन उठा करके सीधा 1100 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करता है और उसकी समस्या का समाधान होता है। हेल्पलाइन पर दर्ज 3 लाख से अधिक शिकायतों में से 86% से ज्यादा समस्याओं का समाधान अभी तक हम करने में सफल हुए हैं। ये भी हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत थी। मैं नए इनिशिएटिव की अगर बात कहूं, इस प्रकार के इनिशिएटिव, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आज से पहले नहीं हो पाई थी, आज से पहले सोची नहीं गई थी। तो नई चीजों की शुरुआत करने की दृष्टि से हमने आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश की। जब हिमाचल प्रदेश में इस दायित्व पर आने के पश्चात मैं अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था और विशेष तौर से इस बात को लेकर के कि मैंने अपने जीवन में अनेकों लोग ऐसे देखे जो गरीबी के कारण अपना इलाज पूरा नहीं कर पाते थे, बीच में छोड़ करके चले जाते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था। मैंने अधिकारियों से बातचीत की, हमने कहा कोई योजना हमारे सरकार के पास ऐसी है जिसमें गरीब आदमी का इलाज हम मुफ्त में कर सकें, लेकिन ये बताया गया कि अभी तक इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। तो मुझे लगा कि हमको करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज करने का जिम्मा लिया और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी लाखों लोगों को उसका लाभ मिला। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी बच गया था जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में हमने अपनी प्रदेश की योजना की शुरुआत की और जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री हिम केयर योजना रखा। और इस योजना के अंतर्गत जो है हमने ये तय किया कि जो 5 लाख रुपए तक जो गरीब हमारे लोग हैं, जो जिनकी आय जो आय बहुत ज़्यादा नहीं है, गरीब हैं और अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं है, उनका इलाज करने का जिम्मा हमने लिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने हिमकेयर के माध्यम से जब से ये योजना शुरू हुई है 2,17,000 लोगों का मुफ्त इलाज किया और 200 करोड़ रुपए से हमने ज्यादा इस पर खर्च किया है। आज आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में कोई आदमी जाता है तो हिमकेयर का कार्ड साथ ले करके जाता है, क्योंकि उस कार्ड के माध्यम से उसके इलाज पर जो होने वाला खर्च होता है उसका वहन सरकार करती है। तो ये योजना हिमाचल प्रदेश में हमने अलग तरह से शुरू की। इसी तरह से एक जीवन का एक अनुभव था अपने जीवन का
कहीं गांव में जाकर के, सुदूर गांव में जाकर के हमने जनसंपर्क में जाते हुए लोगों से मिलने के बाद जब चलने लगे तो किसी ने आग्रह किया हमसे कि एक आदमी है वो आपसे मिलना चाहता है, घर में मिलना चाहता है। हमने कहा 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से आपके यहीं इस गांव में बैठे हैं, तो यहीं उनको बुला लेते। नहीं, बोलते जी आप चलिए, बोलते उनसे मिल लीजिए, उनको चलने में कठिनाई है। मैं घर में गया और घर में जाने के पश्चात जब मैंने देखा कि एक नौजवान बिस्तर पर पड़ा है, और बिस्तर पर पड़ा इसलिए पड़ा है कि एक्सीडेंट हो गया था, स्पाइनल कॉर्ड चली गई, दोनों टांगे उसकी चलती नहीं थी, और वो बिस्तर पर ही बैठ करके जो है वो लेटा था। तो मुझे जब जानकारी उन्होंने दी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मन में एक भाव रहा कि मुझे कभी अगर कहीं सरकार में काम करते हुए मौका मिलेगा, ऐसे लोगों को जो जीवन भर बिस्तर पर हैं, जो चल नहीं सकते हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य को सदैव उनके पास मदद करने के लिए उपस्थित रहना पड़ता है, नजदीक रहना पड़ता है, ऐसे लोगों की मदद करना बहुत पुण्य का कार्य होगा। तो ऐसे में ये भाव मुझे सदैव जो है वो याद रहा, और मुझे अवसर मिला प्रदेश की सेवा करने का। तो मैंने एक नई योजना ऐसे लोगों के लिए, चाहे एक्सीडेंट की वजह से अब वो आदमी बिस्तर पर है, चल नहीं सकता है, चाहे वो किसी ऐसी बीमारी के कारण जिसके कारण उसको जिंदगी भर इलाज करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत डालने के लिए मैंने एक योजना की शुरुआत की, और उस योजना का नाम रखा मुख्यमंत्री सहारा योजना। और उस योजना के अंतर्गत मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैंसर से पेशेंट जो है वो बीमार है, चाहे किडनी उसकी चले गई है, किडनी उसकी खराब हो गई है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के कारण शिकार हो गया, चाहे वो बचपन से किसी कारण से वो चल नहीं पाता है, चाहे उसको ब्रेन हेमरेज हो गया जिसके कारण वो बेसुध पड़ा है लेकिन जिंदा है, चल नहीं सकता है, ऐसी तमाम बीमारियों को उसमें कवर किया। और ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं उनको हम मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत हर महीने का 3,000 रुपए उनके खाते में हम डाल करके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि बड़ा काम करने में कठिनाई आती है। और उस दृष्टि से मैंने सोचा कि हिमाचल प्रदेश में हमको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट सभी प्रदेश ले रहे हैं, अपने अपने प्रदेशों के विकास के लिए उनका योगदान ले रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं, हिमाचल इसमें पीछे क्यों रहे। इस भाव के साथ मैंने मन बनाया कि हमको हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। और सब लोगों ने, कई लोगों ने मुझे इसके लिए उत्साहित नहीं किया, कहा कि मुश्किल है, कठिन है, और इसको करने में कई लोगों ने आज से पहले भी प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो ऐसी परिस्थिति में मन में थोड़ी शंका जरूर रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने कहा कि शंका के भाव में हम अगला कदम छोड़ दें, ये संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़कर के काम करना होगा। आदमी वही आगे बढ़ता है जो कदम उठाता है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमने कहा कि हम करेंगे, और हमने करने की कोशिश की। और हमने हिमाचल प्रदेश में 2019 में धर्मशाला में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, और उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, प्रदेश तो छोटा है और लेकिन हमने एक हौसला किया, हिम्मत की है, और उसमें हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और आप आए हमको शुभाशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए 2019 में, और हम सबको शुभकामनाएं दी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 96,000 करोड़ रुपए के हमारे MOU साइन हुए, 703 MOU साइन हुए। और उसमें से उस इन्वेस्टर्स मीट होने के पश्चात 1 महीने के कार्यकाल में ही, छोटे से इस कार्यकाल में, उसके पश्चात हमारा 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था। मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया, अमित शाह जी से निवेदन किया कि आप आएं, और ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए थोड़ा सा एक अमाउंट हमने उसमें तय कर लिया, जो तैयार हो गए हमारे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए, और उसके लिए आप आए। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए, उनके साथ हमारे
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए और हमने 13,656 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग शिमला में 2 साल पूरे होने पर की और उससे एक हौसला आगे बढ़ा। आगे थोड़ा संकट थोड़ा जरूर आया क्योंकि कोविड का दौर आ गया। जो हम बढ़ना चाह रहे थे आगे उसमें कठिनाई जरूर आई, लेकिन जैसे कोविड का दौर थोड़ा थमने लगा तो हमने आगे बढ़ करके उसमें और काम करने की कोशिश की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार का हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने निवेदन किया कि हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में सरकार का पूरा हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप आएं और आप आ करके हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा और उसके साथ साथ में हम ग्राउंड ब्रेकिंग करना चाहते हैं जो MOU साइन हुए हैं। और उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, वो हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश में मंडी में आकर के 27 दिसंबर 2021 को उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग की, जो हिमाचल प्रदेश के लिए सही मायने में सच में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लगातार काम करते रहे और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि छोटा प्रदेश का होने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम छोटा ही काम करें, हम बड़ा काम करने की दिशा में भी आगे बढ़ करके जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो हिमाचल अपनी पहचान बहुत तेजी से बड़े राज्यों के सामने जो है अलग तरह की बनाने में सफल हो रहा है। उस दृष्टि से भी उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया है। पर्यटन हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है। हिमाचल प्रदेश पूरे दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए और आय का भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा जरिया है और इसके साथ साथ रोजगार के लिए भी बहुत बड़ा जरिया है। कोविड के कारण हमारा पर्यटन का जो काम है वो बहुत प्रभावित हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फिर भी हमने नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश की। जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के पश्चात हमने कुछ बातों को लेकर के सोचा कि नई डेस्टिनेशन हमको डेवलप करनी चाहिए। शिमला हो गया, सैचुरेशन पे आ गया, डलहौजी सैचुरेशन पर आ गया, मनाली सैचुरेशन पर आ गया, आपका कसौली है और इस तरह से हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं इसमें हमको कोई नई एडिशन करनी चाहिए। तो इसलिए हम नई योजना की शुरुआत की, नई राहें, नई मंजिलें। उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने चाहे चांशल की बात करें, चांशल में स्नो स्कीइंग की हमने बहुत बड़ी संभावना है, उस दृष्टि से हमने वहाँ पर उसको डेवलप करने की कोशिश की। और हिमाचल प्रदेश में जंजैहली में इको टूरिज्म की दृष्टि से हमने उसको डेवलप करने की कोशिश की, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। मंडी में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 183 करोड़ की लागत से जो आने वाले समय में बन करके तैयार होगा, शिव धाम, जो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा, उसके लिए हमने शुरुआत की, उसका काम आगे बढ़ाया। बीड़ बिलिंग में हमने वहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाने की आवश्यकता थी, उसमें हमने काम किया। पौंग डैम, जो हमारे पौंग डैम है, लारजी के साथ उसके साथ कोल डैम है और उसके बाद तत्ता पानी है, ऐसी जगह नई डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए बने। ऐसे में हमने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, उसमें हम आगे बढ़े हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफ़ी हद तक हम उसमें आगे बढ़ करके उस काम को करने में सफल भी हुए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए भी महसूस किया है कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बाई रोड कनेक्टिविटी, उसमें भी कठिनाई है। 4 लेन्स हमारे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोलन से शिमला का काम लगता है, मुझे लगता है कि 6 महीने 7 महीने में बन करके पूरा ये तैयार होने की संभावना लग रही है। मनाली का 4 लेन, वो भी हमको लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन बाई एयर कनेक्टिविटी हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी बहुत पिछड़ी हुई है। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में नया एयरपोर्ट बनाने की दृष्टि से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल मंडी में बनाने का निर्णय किया। उसमें हम आगे बढ़े हैं और उसमें बहुत टेक्निकल जो चीज़ें थी उसमें सारी क्लियरेंसेस हमने कर दी हैं
और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि मंडी में एक बड़ा एयरपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में हम बनाने की दिशा में हम सफल होंगे। कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा बनाने के लिए और शिमला का जो हमारा एयरपोर्ट जो बना हुआ, इस एयरपोर्ट को भी और ज़्यादा उसकी थोड़ा एक्सपेंशन करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, जिसका काम युद्ध स्तर पर आजकल चला हुआ है और हमको बताया गया है मार्च और अप्रैल के महीने में वो बन करके तैयार होगा। और संभावना ये लगती है कि आने वाले समय में जब वो बन करके पूरा तैयार होगा, उस पर भी जो है वो रेगुलर फ्लाइट जो है आनी संभव हो पाएगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नई एक शुरुआत करने में हम सफल हुए। को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से मकलोडगंज 207 करोड़ की लागत से एक रोप वे बनाने का काम हमने शुरू किया था। हमारी सरकार आने के पश्चात 2018 में वो बन करके अभी तैयार हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उसका उद्घाटन करके आया हूं और वो मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। एक अलग पहचान के साथ धर्मशाला अब रोप वे के नाम से भी दुनिया के मानचित्र पर दिखेगी। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने हिमाचल प्रदेश में नई एक शुरुआत की है, प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती एक नया इनिशिएटिव है जो जिस इनिशिएटिव को सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में शुरू किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें हम आगे बढ़ करके हम काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब हमारा इस विषय को लेकर के विस्तार में चर्चा करने का जब अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि ये हिमाचल की आवश्यकता ही नहीं, ये पूरे देश की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने तय किया ये प्राकृतिक खेती का काम पूरे देश भर में चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी 1,50,000 से ज़्यादा किसानों ने इस प्राकृतिक खेती को अपनाने में अपनी रुचि दिखाई है, उसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। बागवानी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आय का जरिया है। 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश में बागवानी एप्पल की है। और उस दृष्टि से उनका भी बहुत बड़ा उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ करके हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें भी निश्चित रूप से, चाहे हमारे नींबू प्रजाति का जो हमारा लोअर बेल्ट पड़ती है उसमें भी, और उसके साथ एप्पल बेल्ट में, उसमें बागवानी में हम और बेहतर कैसे काम कर सके, उस दृष्टि से हम काम करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में एक और चीज को लेकर के, जिसका मैं सामरिक दृष्टि से जिसका बहुत बड़ा महत्व है, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक बहुत बड़ा जीवन का एक कह सकता हूं मैं एक इमोशनल भावुक एक इशू था, एक मुद्दा था कि लाहौल के लोगों को आने जाने की कठिनाई होती है। उस दृष्टि से टनल बनना बहुत जरूरी है। उन्होंने उस काम की शुरुआत की और उस काम की शुरुआत करने के पश्चात हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में वो काम पूर्ण हुआ। और पूर्ण होने के पश्चात हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन किया कि आप आए इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल रोहतांग जो दुनिया भर में 10,000 की ऊंचाई वाली पहली टनल है, 9 किलोमीटर लंबी, 10,000 की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर की लंबाई वाली पहली टनल है। इतनी लंबी टनल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूरी दुनिया में नहीं है। इसका आप उद्घाटन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और टनल का उद्घाटन किया। लगभग 3,400 करोड़ की लागत से बनी इस टनल से लाहौल के लोगों को आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा मिली। और सुविधा के साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि उनको सुविधा के साथ साथ में ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना। आज हम लाहौल जाने के रास्ते के लिए 3 महीने तक रुकना पड़ता था, क्योंकि रोहतांग बंद हो जाता था, आना जाना बंद हो जाता था। आज हम 12 महीने जो है उस टनल के माध्यम से लाहौल जा सकते हैं, आ सकते हैं। और मैं इस बात को देख करके हैरान हुआ, जब मैं पीछे गया तो वहां देखा तो एक दिन में 7,000 गाड़ियां, 8,000 गाड़ियां वहां टनल को देखने के लिए पहुंच रही हैं, लाहौल में जाकर के घूमने के लिए निकल रही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और आने वाले समय में हमने प्रपोज किया है
अटल टनल रोहतांग को टूरिज्म से इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के साथ में इसका नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल दोनों जगह जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। वहां पर वे साइड एम्यूनिटीज बनाने के साथ साथ में बहुत बड़ा केंद्र बनाएंगे उसका पर्यटन की दृष्टि से। उसके लिए हमने प्रयत्न करने की हमने कोशिश की हुई है, उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। भाई और बहनों, बहुत सारे इश्यूज को लेकर के हम आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात कह सकते हैं। कोविड एक ऐसा दौर रहा जिसको हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। मनुष्य यही समझता था कि इस दुनिया को हम ही चलाने वाले हैं। मनुष्य यही समझता था कि हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन इस कोविड के इस दौर ने मनुष्य को बहुत अलग तरह से उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। जीने के तौर तरीके बदल गए, काम करने के तौर तरीके बदलने पड़े। एक वायरस जिसको खुली आंख से हम देख नहीं सकते हैं, उसने इस प्रकार के हालात पैदा कर दिए पूरे दुनिया में। दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस हो गई, देश को भी नुकसान हुआ, हमारे प्रदेश को भी बहुत बड़ी क्षति प्राप्त हुई और इस कारण से बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। उसका हमें बहुत खेद है। मैं उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो इस कोविड की महामारी के कारण जो है हमारे बीच से चले गए। लेकिन हमारी सरकार ने जो प्रयत्न किया है उस प्रयत्न का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से काम करने की कोशिश की है। अगर हम आज बात कहें, पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे इस कोविड के दौर से पहले, और आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं हमने कहां से कहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के दौर से पहले 50 वेंटिलेटर्स थे और उसमें भी लगभग 30-32 चलते थे, बाकी चलने की स्थिति में नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, जहां पूरे देश भर में वैक्सीन हमारे देश के साइंटिस्ट ने बनाने में सफलता हासिल करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान भारतवर्ष में चला। पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पर वैक्सीन के काम में भारत है और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, पूरे भारत में वैक्सीन को लेकर के सबसे बेहतरीन काम करने वाला हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। पहली डोज उसमें भी प्रथम और दूसरी डोज उसमें भी पूरे देश भर में हम प्रथम आए और जीरो वेस्टेज के साथ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और वो अभी उसके बाद 15 से 18 वर्ष की आयु के जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए भी वैक्सीन का अभियान जो हमने पूरा सफलतापूर्वक पूरा किया है, इस बात की भी मुझे प्रसन्नता है। लेकिन अभी भी मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी तक भी हमको बहुत सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम सावधानी के साथ आगे बढ़ें, ऐसा मेरा अब सबसे भी आग्रह है इस बात को लेकर के, क्योंकि कोविड का दौर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नए वेरिएंट के साथ हिमाचल प्रदेश में कोविड का ये दौर भी प्रवेश किया है और जिसके कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन संतोष इस बात का है, हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या इस दौर में कम है। लेकिन फिर भी हमको ये मान करके चलना होगा, न जाने कब तक ये दौर चलता रहेगा, लेकिन सावधानी के साथ हमको आगे बढ़ना है। रुकना संभव नहीं है क्योंकि ये दौर भी चलता रहेगा, हमें भी चलते रहना होगा। यही मुझे आज का भाव लगता है, आज की आवश्यकता लगती है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं कुछ बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की दृष्टि से पूरे देश भर में पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर कहीं हैं किसी प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं देते हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहता है। वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी माह
मेरी सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं और इन नियमों के लागू होने से 2,25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष में करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजकीय कोष जो है इस पर हम खर्च करेंगे और नए पे कमीशन के आने के पश्चात कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने आरंभ किए हैं, लेकिन इस बीच में मेरे ध्यान में यह लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने 2 ऑप्शन दी है, उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर यह खुशखबरी देना चाहता हूं। इससे आगे बढ़ करके हमारे पुलिस के जवान जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कहीं बर्फ पड़ रही है तो पुलिस का जवान बर्फ में भी खड़ा है, बारिश का मौसम होता है तो भी पुलिस का जवान अपनी सेवाएं दे रहा होता है, जब गर्मी का मौसम धूप का होता है तो भी जवान सेवा दे रहा होता है। और कहीं भी प्रदेश के हर क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से उसकी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने अपनी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और अपने कामकाज की वजह से, बेहतरीन कामकाज की वजह से जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस की पूरे देश में भी सराहना होती है। और मैं आज के इस अवसर पर भी हिमाचल पुलिस के उस योगदान की सराहना करता हूं। जब भी संकट के क्षण, कोविड का दौर था, तो भी पुलिस के जवानों ने आगे बढ़ करके उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। फ्रंटलाइन वर्कर के नाते उन्होंने अपनी सेवाएं दी, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।
2015 से पूर्व कांस्टेबल को 2 वर्ष उपरांत अगला उच्च वेतनमान दिया जाता था, परंतु पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2015 में कांस्टेबल्स को उच्च वेतनमान मिलने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया। इससे उनमें असंतोष का भाव है, क्योंकि उनके समतुल्य श्रेणियां जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति अनुबंध आधार पर की जाती है को नियमित सेवा काल के 2 वर्ष उपरांत उच्च वेतनमान दिया जा रहा है। कांस्टेबल्स की मांग पर विचार के बाद अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल्स को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्री रिवाइज्ड स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे और इसके कारण मैं मानता हूं कि पुलिस के हमारे सभी जवान, जिनको लगता था कि उनके साथ ये थोड़ा जो है वो न्याय नहीं हो रहा है, उस दृष्टि से, हालांकि ये पूर्व सरकार 2015 में ये निर्णय जो लिया था उस वक्त का निर्णय था, लेकिन हमें इस बात को लगा कि पुलिस के हमारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की अगर एनॉमली अगर पे में इसमें रहती है तो उसमें उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया है इसको तुरंत जो है इसको ठीक करके जो है एक बराबर का जो है उनको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को देंगे। उदाहरण के लिए जिस प्रकार अन्य श्रेणी को 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2018 में नियमित हुआ तथा 2020 में उसे उच्च वेतनमान मिला, उसी प्रकार 2015 में नियुक्त कांस्टेबल भी 2020 में उच्च वेतनमान हेतु पात्र होगा। मेरा आज के इस कार्यक्रम में पुलिस के जवानों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके काम के लिए, उनके योगदान के लिए। और इसके साथ मेरा यही है कि जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप हिमाचल प्रदेश की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें और भी बढ़ोतरी करें और आगे बढ़ें। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वृद्धा पेंशन, अपंग राहत भत्ता, विधवा परित्यक्ता एकल नारी पेंशन, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं के स्वरोजगार हेतु सहायता योजना तथा अनुवर्ती योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में पात्रता के लिए आय सीमा 35,000 रुपये निर्धारित है। ये काफी अरसे से, लंबे समय से 35,000 की जो आय सीमा है इसको बढ़ाना चाहिए। बार बार हमको इस बात के लिए आग्रह आता था। बहुत सारे लोग जिनको जो पात्र लगते हैं उनको मदद नहीं हो पाती थी, क्योंकि आय सीमा 35,000 रुपये उसमें निर्धारित थी, जो वर्ष 2014 में निर्धारित की गई थी। ये भी पूर्व सरकार के कार्यकाल में इसको निर्धारित किया था। समय के अंतराल के साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस आय सीमा को मैं 35,000 से बढ़ा करके 50,000 करने की घोषणा करता हूं, और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो उसमें लाभान्वित होंगे। विभाग में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की पात्रता की आय सीमा 35,000 वार्षिक से बढ़ाकर के 50,000 करने से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान एवं विकास सुनिश्चित होगा। इससे लगभग 1 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा और 125 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ समाज के उस गरीब वर्ग के लिए होगा जो
इस आय सीमा, पुरानी आय सीमा के कारण वंचित हो रहा था। इससे आगे बढ़ते हुए एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा समाज के निम्न आय वर्ग के प्रति रही है। अपने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपए ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपए 90 पैसे होती थी, अब उसमें से सिर्फ 1 रुपए ली जाएगी। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में घोषणा करता हूं और इसके माध्यम से 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख लोग जो है, इसमें परिवारों को, जो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इस राहत को प्रदान करने के लिए सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए बिजली की वर्तमान प्रति यूनिट कॉस्ट को भी मैं 50 पैसे से घटा करके 30 पैसे की करने की घोषणा करता हूं। ये भी हमारे किसानों की ओर से बहुत बार आग्रह आ रहा था, जिनके ट्यूबवेल लगे हैं और उस तरह से वो सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा हमसे मांग करते थे। और किसानों का बहुत बड़ा योगदान आज के दौर में जो है हिमाचल प्रदेश के और देश के विकास में है। उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें मुझे आज घोषणा के रूप में आपके समक्ष रखनी थी, वो मैंने रखी हैं। और बहुत जल्दी आने वाले समय में हमारा बजट सत्र भी आ रहा है। बजट सत्र में हमारी कोशिश होगी हिमाचल विकास की राह पर जिस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें और गति मिले, हम विकास के नए आयाम छुएं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। आप सबका हिमाचल प्रदेश सरकार को हर वक्त सहयोग मिला है और समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है। मैं अब उसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूं। विशेष तौर से आज के इस दौर में, कोविड के इस दौर में, हमारे सारे कोरोना वॉरियर, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिज हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें हमारे होमगार्ड के जवान शामिल है, दूसरे सभी लोग जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर में आते हैं, उन सब लोगों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके बहुत बेहतरीन सेवा की है प्रदेश के लोगों को संकट में। और उसके लिए मैं उन सब का एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर से आज पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के जो स्वर्ण जयंती का हमारा जो कार्यक्रम वो संपन्न हुआ है, और उसके साथ साथ में आप सबको मैं पूर्व में जो हमने जो कार्यक्रम किए, जिसमें सहयोग आप सबका रहा, उसका मैं आप सबको आपका धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ में आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभ